तमाम हमद है बहर खुदा अज़्ज़ व जल बराए सैयद अली नसब दुरूद शरीफ हस्ब ऐलान कर्नाटक उर्दू अकादमी की जानिब से जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन को राज्यसभा अवार्ड के नवाजे जाने पर हमने इस तहनीती इजलास का इनेकाद किया है बरमौका जश्न यौम उर्दू। तो इसका आगाज़ हमने बारी ताला से होगा, तो 5 शेर मुलाहिजा करें। मतलब समझ समझे जी जी गुलो गुलजार की तज़यीन कारी कौन करता है। गुलो गुलजार की तज़यीन कारी कौन करता है। गुलो गुलजार की तज़यीन कारी कौन करता है। तुम्हारी तितलियों नक्शो निगारी कौन करता है। तुम्हारी तितलियों नक्शो निगारी कौन करता है। गुलो गुलजार की तज़यीन कारी कौन करता है। परिंदे पेड़ पौधे जानवर सैराब होते हैं। परिंदे पेड़ पौधे जानवर सैराब होते हैं। ज़मीं को फाड़ कर चश्मों को जारी कौन करता है। ज़मीं को फाड़ कर चश्मों को जारी कौन करता है। गुलो गुलजार की तज़यीन कारी कौन करता है। कोई तो है सितारे टांकता है शब के आंचल पर। कोई तो है सितारे टांकता है शब के आंचल पर। महो खुर्शीद की ये ज़र निगारी कौन करता है। महो खुर्शीद की ये ज़र निगारी कौन करता है। गुलो गुलजार की ठिठरता कहाँ से यूं लपकते हैं ये शोले धूप की सूरत। कहाँ से यूं लपकते हैं ये शोले धूप की सूरत। ठिठरता है बदन ये बर्फबारी कौन करता है। ठिठरता है बदन ये बर्फबारी कौन करता है। गुलो गुलजार की तज़यीन कारी कौन करता है। झड़े जाते हैं पत्ते शाख से जो दौर पतझड़ का। झड़े जाते हैं पत्ते शाख से है दौर पतझड़ का। इसे फिर मौसमे बादे बहारी कौन करता है। इसे फिर मौसमे बादे बहारी कौन करता है। गुलो गुलजार की तज़यीन कारी कौन करता है। कभी होता है यूं भी
हादिसों से बच निकलते हैं। कभी होता है यूं भी, हादिसों से बच निकलते हैं। कोई तो है मदद वरना हमारी कौन करता है। कोई तो है मदद वरना हमारी कौन करता है। गुलो गुलजार की है किसका वज़अ करदा है निज़ामे जिंदगी जामी। ये किसका वज़अ करदा है निज़ामे जिंदगी जामी। के रात आते ही हम पर नींद तारी कौन करता है। के रात आते ही हम पर नींद तारी कौन करता है। गुलो गुलजार की तज़ीन कारी कौन करता। वे चेयरमैन साहब से ख्वाहिश करूंगा कि वो नात के कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी खुशनसीबी है कि बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया नाज पढ़ने के लिए मोहतरम और मकाम जामी साहब ने मुझे याद किया। और हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन मोहतरमुल मकाम हमारे दोस्त जनाब ज़फ़र मोहिद्दीन साहब की तहनीयत की मुनासिबत से ये मुबारक नूरानी महफिल मुनाकिद की गई। इस मौके पर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं नात इस नीयत से पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हम तमाम को हुजूर की ज़ियारत अता फरमाए। एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा जवाल है। और कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। या रब मेरी निगाह को ऐसा दिखाई दे, या रब मेरी निगाह को ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे। देखूं जिधर भी गुंबदे खजरा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे। या रब ये इल्तिजा है के बादे क़ज़ा मुझे, या रब ये इल्तिजा है के बादे क़ज़ा मुझे ज़ेरे लहद हुजूर का जलवा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे। या रब मेरी निगाह को गुजरेगी पुल सिरात से
उम्मत रसूल की पढ़ते हुए दरूद का सहरा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे। शुक्रिया। हमारे रुकन जनाब आज की ये बज़्म, आज की ये तकरीब यूम उर्दू के तौर पर मनाई जा रही है और साथ में एक बड़ा एजाज एकेडमी के लिए कि हमारे एकेडमी के एक रुकन जफर मोहिद्दीन साहब को कर्नाटक का बावकार अवार्ड राज्योत्सव अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें तहनीत भी पेश की जाएगी। आज के इस खास तकरीब में मैं सबसे पहले कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली साहब का इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही जफर मोहिद्दीन साहब और मुंबई से आए मशहूर अदीब रियाज रहीम साहब और यू निसार अहमद साहब जो कर्नाटक कमीशन के चेयरमैन हैं, कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन। साथ ही KMDC के MD शेख लतीफ साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ और मशहूर अदीब और कर्नाटक के माने हुए शख्सियत और कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन मीम नून सईद साहब का इस्तकबाल करता हूँ। इसके अलावा हमारे एकेडमी के अरकान और यहाँ कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार साहब सैयद एजाज पाशा साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ, अफजल पाशा साहब, और यहाँ तशरीफ फरमा तमाम लोग अराकीन, हमारे KMDC के एक और मेंबर है सिराज साहब, उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार शरीफ साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ जावेद साहब से कि आगे कार्रवाई बढ़ाएं। जनाब शाहिद काजी अभी अपना खुतबा इस्तकबालिया पेश कर रहे थे और दस्तूर अमल के मुताबिक अब हमारे मुअज़्ज़िज़ रुकन जनाब जफ़र मोहिद्दीन साहब को जो अभी राज्यसभा अवार्ड से नवाजे गए हैं, ये हमारे लिए वाकई एजाज़ की बात है। बिलख़ुसूस एकेडमी के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि आप हमारी एकेडमी के मेंबर हैं, आपको ये एजाज़ दिया गया। वाकई हम लोगों की बड़ी मसरत की बात है। मैं चाहूँगा कि आपकी तहनीत पेश की जाए। मैं जनाब चेयरमैन साहब और दीगर हज़रात से ख्वाहिश करूँगा कि जफ़र मोहिद्दीन साहब की तहनीत करें। आइए इनका कोई क्वेश्चन ना शरीफ साहब सालारे कारवां मैडम ये हमारे नए रजिस्ट्रार हैं एजाज पाशा साहब, बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। आजम भी करें हमारे मोहतरम आजम शाही साहब सीनियर मौलाना मोहम्मद अली खाजी साहब और कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन जनाब निसार अहमद साहब, जनाब शेख लतीफ साहब, हमारे पुराने अजीज दोस्त KMDC के जो MD हैं, प्रोफेसर सईद साहब, जनाब जफर मोहिद्दीन
और दीगर अहबाब जो यहाँ तशरीफ फरमाए हैं। ये एक छोटा सा फरीजा मुझे दिया गया है कि जिस हमारे साथी रुकन की हमने तहनीत की है, मौका ये रहा है कि हम सब जानते हैं, हम सब के लिए ऐसा हमने महसूस किया कि ये एजाज हमें मिला है कि रियासत का बावकार दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे कहते हैं राज्योत्सव अवार्ड से आपको सरफराज किया गया है। और इस मौके पर हमने आपकी खिदमत में तहनीत पेश की है। जफर के ताल्लुक से सब लोग तो जानते हैं, मगर मुझे यहाँ एक रस्म अदा करनी है। इसमें थोड़ी जग बीती भी है और आप बीती भी है। मैं बताऊंगी आपसे मेरे ताल्लुकात 45 साल पर मुश्तमल हैं। 45 साल का दौरानिया है जो हमारी दोस्ती आज भी रवा दवा है। मुझे याद पड़ता है कि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, बेंगलोर यूनिवर्सिटी में, जो प्रसन्ना ब्लॉक है सेंट्रल कॉलेज का, वहां पर यूनिवर्सिटी की 2-3 बसें शाम में फिर यूनिवर्सिटी कैंपस म्याना भारती को जाती थी। जब मैं भी बस के इंतजार में था तो मुझे दूर से एक गाना गुनगुनाते हुए एक आवाज आ रही थी कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। मैं नजदीक गया, उनसे पूछा है कि ये किसका गीत आप गा रहे हैं? उन्होंने कहा कि गुलजार का। मैंने कहा वो भी मेरे पसंदीदा नगमा निगार हैं। फिर वो लम्हा और आज का लम्हा जब हम आपके साथ बैठे हुए हैं, 45 साल गुजर गए और वो सिलसिला आज भी रवा दवा है। थिएटर से, फिल्मों से आपकी रुग़बत तालिब इल्मी के जमाने से रही है। जब यूनिवर्सिटी में आप पहले साल सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला आपने लिया, मगर अपने मिजाज के मुताबिक उन्होंने उसको चेंज करके उन्होंने एस्थेटिक्स के लिए इंतखाब किया आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर की तालीम के दौरान ही वो बेंगलोर लिटिल थिएटर, बेंगलोर का मशहूर थिएटर ग्रुप रहा है। फिर उसके बाद कनाडा का समुदाय और दीगर कई ऐसे इदारों से वो वाबस्ता रहे। जब वो छोटे छोटे किरदार अदा करते थे अंग्रेजी ड्रामों में, कन्नड़ा ड्रामों में, तो मुझे ये मौका मिला कि मैंने पहली बार आपके ताल्लुक से मुफस्सिल एक प्रोफाइल लिखा रोजनामा सालार में। सालार वीकली में मैंने उनको मुतारफ करवाया और वो सिलसिला चल पड़ा। फिर इसके बाद हमने कई साथ मिलकर कन्नड़ा ड्रामे देखे, इंग्लिश ड्रामे देखे, हिंदी ड्रामे देखे। एक दौर वो भी आया कि साल 1988 में सईद साहब ने एक प्ले प्रोड्यूस किया था हिंदुस्तानी थिएटर के तरफ से। मशहूर जो हमारे अदीब और अफसाना निगार रहे हैं कृष्ण चंद्र, उनका ड्रामा था दरवाजे खोल दो। बेंगलोर के गुरु नानक भवन में वो बड़ी कामयाबी के साथ स्टेज किया गया। फिर उसके बाद से उन्हें कभी उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने खुद एक अपना थिएटर ट्रूप बनाया, कठपुतलियां थिएटर ग्रुप, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे शानदार ड्रामे खुद लिखे, अदाकारी भी की, हिदायतकारी भी की, उसके प्रोडक्शन को भी संभाला। मुझे याद पड़ता है कि उसके बाद उनका ड्रामा आया था ज़बान मिली है मगर, उसके साथ कर्नाटक के मशहूर अफसाना निगार फरहत कमाल ने भी उनका साथ दिया था। फिर इसके बाद ताजमहल का टेंडर और वास्तु चक्कर, फिर उसके बाद शादी की किरकिरी, फिर इसके बाद जो ड्रामे उन्होंने किए जिक्र गालिब, न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बल्कि दुबई में भी उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट में इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान उसको स्टेज किया। और रिसेंटली भी उन्होंने दशहरा तकरीबात के लिए भी उन्होंने वो जिक्र गालिब उनका प्ले, सोलो प्ले उन्होंने वहां पेश किया है। गिरीश कार्नाड का मशहूर ड्रामा टीपू सुल्तान के ख्वाब उन्होंने यहाँ पर कामयाबी के साथ पेश किया है। फिर उसके बाद फहरिस्त तो काफी तवील है, मैं 2-3 नाम और उसके प्लेस की गिनवाना चाहूंगा कि एक एक्टर की मौत, फिर उसके बाद ख्याल की दस्तक और वजाहत मिर्जा का मशहूर ड्रामा जो हिंदुस्तान की तकसीम पर मुश्तमिल है, उस ट्रेजिडी पर कि जिसने लाहौर नहीं देखिया। ऐसे तमाम प्लेस उन्होंने किए और उन्होंने हिंदुस्तान में जो मौजूदा मंजरनामा है थिएटर के हवाले से उसमें अपना नाम उन्होंने दर्ज करवाया है। और ले दे के सिर्फ साउथ इंडिया में हमको एक ही नाम नजर आता है जो हिंदी और उर्दू थिएटर के लिए मुतहरिक नजर आता है, वो जफर मोहिउद्दीन है। और अल्लाह ने उन्हें बड़ी पुरअसर आवाज दी है, उसका उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। और जहां मैंने चंद ड्रामे गिनवाए आपके रूबरू, कई ड्रामे उर्दू एकेडमी ने प्रेजेंट किए हैं, जिक्र गालिब से लेकर ज़बान मिली है मगर। खलील मामून साहब जब चेयरमैन हुआ करते थे एकेडमी के, इन्हें खास वहां पर एक मोमेंटो दिया गया, इनकी इज्जत अफजाई की गई। और 2019 में जब मुबीन मुनव्वर एकेडमी की निगरानी कर रहे थे, उस वक्त भी इन्हें एक अहम अवार्ड दिया गया था थिएटर, आर्ट एंड कल्चर के प्रमोशन के लिए। फिर इसके बाद अभी मैं बताऊं आपको कि आज के इस माशरे में जहां नफा नुकसान के तराजू में लोगों को तोला जाता है, 2 दिन कबल ही
इंडियन एसोसिएशन, इंडियन जो आर्किटेक्ट्स का जो एसोसिएशन है उसके कर्नाटक चैप्टर ने भी बड़ी बावखार तकरीब में आपकी तहनीत की है। मैं आपको बता रहा था आवाज के बारे में, इन्होंने अपनी आवाज को भी ड्रामे के लिए इस्तेमाल किया, फिल्मों के लिए इस्तेमाल किया, इश्तिहारी फिल्मों के लिए इस्तेमाल किया, और कई ऐसे वर्कशॉप भी मुनक़द किए कि अपनी आवाज के नशो व फराज को किस तरह से इस्तेमाल करके हम उसको ऐड फिल्मों में और टीवी सीरियल्स के लिए भी हम इस्तेमाल करें। और इन्होंने कई कन्नड़ा और हिंदी फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में काम किया है, और आपके बड़े अच्छे गहरे मरासिम रहे हैं शंकर नाग के साथ, गिरीश कार्नाड के साथ, टीएस नागभरणा के साथ इन्होंने उनके साथ काम भी किया है। और सतीश कौशिक जो मशहूर एक्टर भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, उनके हिंदी प्ले में भी उन्होंने काम किया था, कन्नड़ा प्लेस में भी उन्होंने काम किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि बेंगलोर में एक कल्चरल सेंटर है जिसको हम इंडो फ्रेंच कल्चरल सेंटर अलियांस फ्रांस से कहते हैं, जिसके ये 2 मरतबा मुंतखब सदर रहे हैं, साल 2020 से लेकर 2025 तक। इसके अलावा भी जो हमारे पास जो मंजरनामा है आर्ट का, कल्चर का, एक्टिविज्म का, इन सब में ये हमेशा साथ साथ रहे हैं कि इन्हें जो अवार्ड राज्यसभा हुकूमत ने जो इन्हें नवाजा है, और उर्दू एकेडमी ने भी इनके एजाज में जो तहनीती तकरीब जश्न में उर्दू के मौके पर रखी है। और मैं यहाँ ये भी अर्ज करूँ कि हमारे साथी जनाब मुनीर अहमद जामी साहब जो बड़े ही सरगर्म रुकन हैं, उन्होंने ये तजवीज पेश की थी कि तमाम अराकीन के रूबरू कि आपकी तहनीत की जाए। सभी ने इस पर लब्बैक कहा, और आज हम यहाँ इनकी तहनीत भी यहाँ हम इन्हें पेश कर रहे हैं। मैं अब तमाम की जानिब से एक बार फिर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए ये उम्मीद रखता हूँ कि ये इसी तरह मुतहरिक रहते हुए अपने मुख्तलिफ शोबों में वो गिरां कद्र खिदमत अंजाम देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सारे ख्याल किया है। अब मैं जनाब जफर मोहिद्दीन साहब से ख्वाहिश करूंगा कि वो अपने तासुरात, मैंने अवार्ड हासिल करने के बाद आपके क्या महसूसात हैं वो बयान करें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबकी खिदमत में मेरा आदाब। जनाब चेयरमैन मोहम्मद अली काजी साहब, हमारे मेहमान रियाज रहीम साहब, और मेरे बहुत पुराने बड़े भाई, और मैं उनको दोस्त की तरह भी मानता हूं, और मेरे गाइड भी रहे हैं जनाब प्रोफेसर मीमून सईद साहब, और निसार भाई जो बल्लारी से हैं, मेरे बहुत पुराने मरासिम हैं निसार भाई के साथ, और लतीफ़ साहब, और हमारे रजिस्ट्रार साहब एजाज साहब जो अभी भी उर्दू एकेडमी में रजिस्ट्रार के ओहदे पर आए हैं, और हमारे सिराज साहब, शफी भाई, अराकीन तो सब हैं, सब अराकीन का एक फर्दन नाम नहीं लूंगा, अराकीन उर्दू एकेडमी कह दूंगा। मेरे बहुत अजीज और पुराने दोस्त इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब, और भाभी साहबा मिन्नून सईद साहब की अहलिया, इनके पूरे खानदान से मेरे बहुत पुराने मरासिम हैं। जब मैं जीवन बीमा नगर में रहा कर, तो आप सबका इस्तकबाल करते हुए आज मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कर्नाटका उर्दू एकेडमी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और आज मुझे यहाँ अराकीन के दरमियान और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के दरमियान मेरी तहनीत पेश कर रहे हैं। और जैसा कि आज़म ने कहा कि मुनीर अहमद जामी साहब ने इसकी तजवीज़ दी थी, और आज वो रंग भी लाई। सब लोग आज यहाँ मौजूद है, कुछ बैरूनी अराकीन है जो नहीं आ सके। आज़म ने मेरा तारुफ कराया, इससे अच्छा मौर्रिख या क्रॉनिकलर, अंग्रेजी में जिसे क्रॉनिकलर कहते हैं, नहीं हो सकता मेरे बारे में कहने वाला। और एक इफ्तिखार अहमद शरीफ, ये दोनों ने मुझे मेरे शुरुआती दौर से 1981 से मैं इन दोनों को जानता हूँ। एक साथ हम हॉस्टल में रहे। वो एक गाने के बोल हैं बड़े अच्छे, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन। उस दौर से वो सवालों की रातें, जवाबों के दिन, ऐसे गुजारे हैं हम सब ने उस दौर में, 80s में। मेरा सफर उर्दू की तरफ कैसे हुआ, मैं थोड़ा मुख्तसर सा बयान करूंगा। मैं बचपन में, मुझे मेरे माँ बाप ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाला। मैं उर्दू की फॉर्मल तालीम हासिल नहीं किया मैंने कभी स्कूल में, हालांकि मेरा घर पूरा
उर्दू दानों से भरा हुआ था। मेरे दादा अब्दुल सत्तार शातिर, उनका तखल्लुस शातिर था क्योंकि वो शतरंज भी खेलते थे। और मेरे चाचा जिनको मैं बाबा बोलता था, अब्दुल खादर मजाज, वो एक बहुत अच्छे शायर। उनके बहुत गहरे दोस्त मुद्दन्ना मंजर साहब, जिन्होंने बहुत सी नातें लिखी हैं। उनकी एक किताब तजल्लियात, जो आज भी मदीने मुनव्वरा में उनकी नातें पढ़ी जाती हैं। वो पेशे वो जात से लिंगायत थे, लेकिन घर में उर्दू का माहौल था, तो चाचा आते थे, मुदन्ना चाचा। उन्हीं के किरदार को लेकर मैंने वो ड्रामा लिखा था, ज़बां मिली है मगर, जिसमें नाम दिया था राम नारायण रहबर का, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। तो मैं रायचूर में पैदा हुआ, 12th स्टैंडर्ड तक रायचूर में पढ़ा। 10th 12th स्टैंडर्ड से ड्रामों का शौक हुआ। वो ड्रामे क्या थे? स्किट्स थे। वो अदरक के पंजे देखता था और अमीन साइनी को सुनता था चाशुम्बे के दिन शाम में बिना का गीत माला में। तो आवाज के नशेब व फराज खुद प्रैक्टिस करने शुरू किए थे। बहुत बाद में पता चला कि मेरी आवाज अच्छी है, वो भी किसी ने मुझे बताया बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह का रायचूर में माहौल था कि रायचूर में मैं बेंगलोर आने के बाद लगा कि लोग उर्दू को मुसलमानों के जिम्रे में इसकी उर्दू की जबान को देखने लगे थे। जब मैं यहाँ शूटिंग को जाता था, ये न्यू साबरो न्यू उर्दू माताड़तीरा। लेकिन जो बचपना मेरा गुजरा है, मेरे आसपास सभी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ब्राह्मण, शेड्यूल कास्ट, लिंगायत सब जो है नहीं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स रहे हैं, डॉक्टर्स रहे हैं। उस वक्त मेडिसिन भी जो है ना उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू में हुआ करती थी, पूरी एनाटॉमी उर्दू में हुआ करती थी। चन्ना रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो उन्होंने उर्दू में MBBS किया है। PV नरसिम्हा राव ने उर्दू में LLB किया है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो मेरे गांव में जो माहौल था वो बिल्कुल उर्दू का था। मैं 10th में ट्यूशन के लिए जाता था, प्राणेश राव साहब, वो ट्रायंगल डाल के जो है राइट एंगल ट्रायंगल डाल के ABC नहीं लिखते थे, अलीफ बे पे लिखते थे। तो यहां तक उर्दू हमारे माहौल में। मैं एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूं 1 मिनट का। जब मैं PUC में मैथमेटिक्स का ट्यूशन पढ़ रहा था, एक साहब थे वासुदेव राव साहब ब्राह्मण, जरा देर से गया सुबह में। तो बचने के लिए मैंने कहा, वाकई नमाज तो पढ़ा था, मैं बोला सर मस्जिद गया, देर हो गई, नमाज पढ़ रहा था। अच्छा क्या पढ़े हो नमाज में? पकड़ा गया मैं बोला कि मैं सूरा पढ़ा। वो सूरा यहां तक कि मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि उस सूरे को सूरे फातिहा कहते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलज ज़ालिमीन तक पढ़ के सुना दिया। तो बोले तुम माने जानते हो इसके? मैं बोला नहीं। वो अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे वासुदेव राव साहब, और उर्दू भी जानते थे। तो एक एक आयत का उन्होंने, आज भी मेरे जहन में वो चस्पा है कि सिरातुल मुस्तकीम एक ऐसा रास्ता, तमाम चीजें उन्होंने पूरे सूरे के जो है माने समझाए, जो मेरे मौलाना ने नहीं समझाया जहां मैं अरबी पढ़ने दीनियात जाता था सुबह में। तो वासुदेव राव साहब से मैंने ये सीखा। इसके अलावा उन्होंने कई आयतें पढ़ के सुनाई मुझे कुरान की। तो एक ऐसे माहौल से आया। जब बेंगलोर आया मैं, तो यहां देखने लगा कि भाई उर्दू को लोग तुर्कुरु भाषा बोलने लगे थे। जब मैं शूटिंग्स वगैरह जाता था, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं ज़बां मिली है मगर एक ड्रामा लिखूं, जिसमें यह लिखूं कि उर्दू मुसलमानों की जुबान बिल्कुल नहीं है। इस्लाम 1400 साल पुराना है, उर्दू 300-400 साल पुरानी है। तो उसके इस्लाम से उर्दू का क्या लेना देना? लेकिन जो बैठा है लोगों के जहनों में, वो निकालने के लिए मैंने वो ज़बां मिली है मगर। और मेरे ड्रामे की पहली सीन शुरू होती है एक पूजे के साथ, क्योंकि जो प्रोफेसर हैं उर्दू के राम नारायण रहबर, उनकी अहलिया सुबह घर में जो है नहीं वो वेंकटरामन वो जो भजन है चलपति सुप्रभातम, उससे मेरा ड्रामा शुरू होता है। तो उर्दू एकेडमी के लोग सब देखने लगे कि भाई ये क्या उर्दू ड्रामे में तुमने भजन डाल दिया उस वक्त। तो मेरा ड्रामे का सफर सही मानों में जो उर्दू का शुरू हुआ, अंग्रेजी कन्नड़ तो मैंने किया जैसा आजम शाहिद साहब ने बताया। एक दिन एक यूनिवर्सिटी की बस में एक शख्स से मुलाकात हुई मेरी। वो उस वक्त उर्दू डिपार्टमेंट में लेक्चरर थे, जिनका नाम था मीम नून सईद, जो मेरे बाजू बैठे हैं। तो मैं उनकी सीट के बाजू बैठा, ऐसे ही गुफ्तगू हुई, क्या करते हैं? मैं बोला मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा हूँ। ऐसा उर्दू देख के कहाँ से हो? रायचूर से। ऐसा क्या करते हो? मैं बोला लेकिन मैं अपनी जुबान में ड्रामे करना चाहता हूँ, उर्दू मेरी मादरी जुबान है। तो सईद भाई ने मुझसे कहा कि क्यों नहीं करते? मैं बोला मैं बच्चा था उस वक्त, मेरे पास पैसे भी कहाँ थे, हॉस्टल में पढ़ रहा था। तो बोले मैं तुम्हारा प्ले प्रोड्यूस करूंगा।
तो करोगे? मैं बोला जरूर करूंगा सईद भाई। तो सईद भाई पूरी अपनी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ उन्होंने मेरे ड्रामे के पीछे लगे और उर्दू एकेडमी से रिक्वेस्ट करके, जब उर्दू एकेडमी का दफ्तर निरुपतुंगा रोड में था, वहां उन्होंने मेरे लिए रिहर्सल की जगह दी। और उस वक्त एक FTII से पास किरदा शबाना आजमी का क्लासमेट था अनिल कुमार, तो उसको मैंने मेन रोल देकर मैंने वो ड्रामा सईद भाई की निगरानी में, सईद भाई जब उर्दू एकेडमी से भी कुछ पैसे दिलाए थे उस ड्रामा करने के लिए, वहां से मेरा ताल्लुक उर्दू एकेडमी से शुरू हुआ। वरना उर्दू एकेडमी एक नाम था, देखता था कुछ उसके सदर को, उनको कभी सोचा नहीं था कि उर्दू एकेडमी में एक दिन रुकन बन के आऊंगा। तो ये थे सईद भाई जिन्होंने मुझे तारुफ कराया और उन्होंने प्रोड्यूस किया। वो मेरा पहला प्ले था, जैसा आजम साहब ने बताया, 1988 में कृष्ण चंद्र का ड्रामा दरवाजे खोल दो। फिर उसके बाद मेरा सफर हुआ, फिर मैं वो सब जिक्र नहीं करूंगा कितने ड्रामे मैंने किए। गिरीश कर्नाड साहब के साथ मैं 20 साल रहा, MS सच्चू साहब के साथ 5-6 साल रहा, शंकर नाग के साथ रहा, तो बहुत से लोगों के साथ। और इत्तेफाक ये हुआ कि जो शख्स और मैं एक साथ ड्रामा शुरू किए थे, मैं और प्रकाश राय, उसको भी राज्योत्सव का अवार्ड अभी मिला और मुझे भी अभी मिला। हम दोनों ने एक साथ शंकर नाग के इसमें शुरू किया था। ऐसे बहुत से ये हैं। तो बात जब उर्दू की आती है तो मैं एक दीवानापन शुरू हो गया मेरा। जब दरवाजे खोल दो हमने किया, उसके बाद ज़बां मिली मगर, बहुत से उर्दू प्लेज, कुछ 1-2 प्लेज मैंने लिखे जैसे वास्तु चक्कर और ज़बां मिली मगर। कुछ बाद में फिर बड़े बड़े असगर वजाहत साहब के, इवन सागर सरहदी जिनको मैं बहुत इज्जत करता हूं, उर्दू के बहुत अच्छे राइटर, उनके प्लेज और उनको मैंने ताजियत भी पेश की उनके इंतकाल के बाद, उनके 3 प्लेस कर। तो एक जुनून सा तारी होगा। लोग बोलते थे क्या तुमको ड्रामों में पैसे मिलते हैं? मैं बोला पैसे नहीं मिलते हैं, ये भी एक मेरा शौक है। लोग, मेरे कई दोस्त रेस खेलते हैं, मेरे कई दोस्त क्लब को जाते हैं, तो मेरा ये शौक है ड्रामे का। शाम होते ही मैं रिहर्सल पे चला जाता हूं। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे इस दीवानगी को कर्नाटका सरकार ने, पता नहीं किन किन लोगों ने इसको नोट किया। और यहाँ शफीउल्लाह साहब जो बैठे हैं, तकरीबन मेरे हर प्रोग्राम में, मेरे म्यूजिक के प्रोग्राम में, मेरे ड्रामों के प्रोग्राम में, और बाकायदा टिकट खरीद कर आकर देखते हूं। मैं जब उनसे कहता हूं कि आपके लिए मैं पास रखा हूं, बोलते वो बोलते हैं नहीं, मैं टिकट खरीद के देखूंगा, आई वॉन्ट टू रेस्पेक्ट योर आर्ट। शफी भाई, हमारे मोहसिन साहब जो दावनगढ़ी में मैं जब गया था उनके प्रोग्राम में, तो बहुत से, शाइस्ता यूसुफ साहिबा, जमाने से कह रहा हूं उनको कि मेरे ड्रामे में एक रोल कीजिए, क्योंकि वो खादर खान के साथ थिएटर कर चुकी हैं। अब मुलाकात हुई यहाँ कुछ पूरी फैमिली के साथ आप आते थे, तो ये सिलसिला मेरा। उसके बाद गुलबर्गा के हमारे सदर थे, क्या नाम उनका, नहीं, वहाब अंदलीब साहब। वहाब अंदलीब साहब ने भी मुझे क्या, और एक वो फौजिया चौधरी ने, शायद उस वक्त मेरे ड्रामे को उन्होंने मंजूर किया, लेकिन वो रही नहीं उसके बाद। फिर अजीजुल्लाह बेग उस प्रोग्राम में आए थे, सईद साहब आए थे। सईद साहब मेरे वो जो ड्रामा, वो तो बहुत ही ड्रामा जिसको मैंने 6 महीने बैठ के तर्जुमा किया उर्दू में, गिरीश कर्नाड का ड्रामा दरवाजे खोल दो, सॉरी टीपू सुल्तान के ख्वाब, जिसमें मैंने 2 सीन दखनी के रखे थे। यहाँ की दखनी, हैदराबाद की दखनी नहीं, ये कोलार और मुलबागल की, उसकी दखनी की जो एक्सपर्ट मेरे रहे, इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब मेरे आर्टिस्टों को वहां की दखनी सिखा रहे थे। जब रुखिया बेगम टीपू सुल्तान की बीवी बात करती हैं, मैं जरा आड़े पढ़ता हूँ, ये हमारे लहजे जो है ना, जब सोने के लिए मैं जरा आराम करती हूँ, नहीं, मैं बोला नहीं आड़े पढ़ती हूँ, लिखो। तो वो याद है मेरे को, इफ्तिखार जब वो डालते थे, तो यहाँ की दखनी में उसमें किया। फिर हैदराबादी दखनी में मैंने शादी की किरकिरी की, क्योंकि मुझे दखनी जुबान की चाशनी बड़ी अच्छी लगती है। और मैं चाहता हूं कि, और मैं क्या कहूं उसके बारे में, सईद भाई ने तो रिसर्च की है गेसू दराज पर और वहां के गुलबर्गा के इस पर, और दखनी के जो लहजे की बारीकियां जो सईद भाई की किताबों में मैंने पढ़ी हैं, जो जिस डिटेल में उन्होंने उसमें गया है, शायद मैं भी नहीं गया हूं, क्योंकि आपने तो काफी रिसर्च की है सईद भाई उस पर, तो वो चाशनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कहा भी जाता है कि उर्दू पहले बीजापुर के कोर्ट्स में सुनाई दी, ऐसा एक और मौर्रिख का कहना है कि, और मुझे क्या लगता है, दखनी बिल्कुल वो चावल है जो आप जैसे ही उगते आपको आता, बिना पॉलिश किए हुआ चावल,
वो है जैसे वली दखनी की गजलों में आपको दखनी दिखाई देती है, बाद में उसको पॉलिश किया गया नॉर्थ इंडिया में वो चावल को सफेद दिखाने के लिए, शायद ऐसा मेरा बहुत खूबसूरत तशबीह की, ऐसा मैं सोचता हूं, क्योंकि जहां से जो चीज उगती है फिर उसको साफ किया जाता है। तो ये उगी यहां से, लेकिन उसको बोला गया वहां के कोर्स में, लोग अब लखनऊ से जोड़ते हैं उर्दू को, लेकिन मैं तो समझता हूं जो दखनी में जो चाशनी है, इसीलिए टीपू सुल्तान के ड्रामे में अगर मैं दखनी ना रखूं तो फिर वो मजा नहीं आएगा। क्योंकि जब संजय खान ने टीपू सुल्तान को बताया तो रेगिस्तान के उसमें घोड़े चलाए, टीपू सुल्तान तो उधर गई नहीं, टीपू सुल्तान वॉज इन वेस्टर्न घाट्स। वो अपनी घोड़े की पीठ पर बैठकर, और कम उम्र में, उनकी उम्र भी क्या थी 1799 में, मैं समझता हूं 49, ही डिडंट इवन क्रॉस 50, लेकिन घोड़े की पीठ पर बैठकर कहां कहां उन्होंने सफर किया है, कहां कहां उन्होंने सफर किया है। तो उसमें एक डायलॉग है, गिरीश कर्नाड साहब का अपना तखय्युल है, लिखते हैं कि जब ख्वाब में हैदर अली से टीपू सुल्तान बात करते हैं तो पूछते हैं, वो बोलते हैं कि ये आखिर इनमें क्या जुनून है, जो अंग्रेज आ रहे हैं। वहां जब यूरोप उस वक्त मैं समझता हूँ 18th सेंचुरी में अच्छा डेवलप था कंपेयर टू इंडिया, वहां से वो लोग आकर यहाँ पेचिश और कीचड़ और सड़कें नहीं, कुछ नहीं, इस जगह आकर जंग लड़ रहे हैं, तो ये क्या जुनून है? या तो एक मजहब का जुनून हो सकता है, हाँ, तो ये क्या जुनून है? वो हैदर अली को पूछते हैं वो अपने ख्वाब के वो सीन में। तो दक्कन की जो खूबसूरती है दखनी की, अक्सर हमारे उर्दू एकेडमी के मीटिंग्स में भी हम बोलते हैं कि दखनी में भी हम कुछ पेश करेंगे, क्योंकि यहाँ का ये है वो। तो बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बातें करता रहूंगा तो उर्दू पर बहुत सी बातें मुझे याद आती हैं। और यहाँ जितने चेहरे बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर उन लोगों ने, हमारे तनवीर साहब को मैं देख रहा हूं, वो बड़ी दूर से मेरा ड्रामा देखने आए थे और उस पर इतना अच्छा तबसरा उन्होंने लिखा था कि वो तबसरा मैंने उठा के रखा है आपका। तो बहुत से लोगों का इसमें साथ है, और ये जो अवार्ड मुझे मिला है, इसमें ना सिर्फ मैं हूं, मेरे साथ उन तमाम उर्दू की शख्सियतें हैं, उन तमाम थिएटर की शख्सियतें हैं, उन तमाम मेरे सोशल वर्क में मेरे साथ जो रहे हैं, उन तमाम शख्सियतों का जो ये है, उसकी वजह से शायद मुझे मिला है। और मैं कर्नाटक सरकार का मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे पहचाना और मेरी खिदमात को समझा। जैसा कि आजम साहब ने कहा कि साउथ इंडिया में लोग कहते हैं कि मैं अकेला हूं जो उर्दू के ड्रामे कर रहा हूं, उर्दू की शमा जलाए हुए हूं। तो और इसमें उर्दू एकेडमी भी मेरा बहुत साथ देती है। हाल ही में हमारे चेयरमैन साहब खुद मैसूर आए थे और मेरा ड्रामा जिक्र गालिब उर्दू एकेडमी के तमाम अराकीन ने उस ड्रामे को फिर से करने की ख्वाहिश जाहिर की। तो मैं सब आपका मशकूर हूं। आज मेरे लिए बहुत ही यादगार दिन है कि जब अपनों के सामने तहनीयत होती है, अपनों के हाथों से तहनीयत होती, तो उस तहनीयत की खुशी ही कुछ और होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक बज़्म और सदर तकरीब मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब, अक़लियती कमीशन के चेयरमैन आली कदर यू निसार अहमद साहब, KMDC के चेयरमैन ग्रामी कदर बी के अल्ताफ खान साहब तो सिर्फ नहीं लाए, लेकिन कोई बात नहीं, के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब शेख लतीफ़ साहब, आलमी शोहरत याफ्ता शायर मोहतरमुल मकाम रियाज रहीम साहब, कर्नाटक उर्दू अकादमी के साबिक रजिस्ट्रार मुअज़्ज़िन साहब शायद किसी वजह से तशरीफ नहीं ला सके, अकादमी के हालिया रजिस्ट्रार करम गुस्तर एमन एजाज पाशा साहब, जी वक़ार अराकीन कर्नाटक उर्दू अकादमी, मेज़बान उर्दू और जमी सामीन इकराम, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मैं कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन साहब, रजिस्ट्रार और अराकीन कर्नाटक उर्दू अकादमी का दिल समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस खाक नशीन खादिम उर्दू को इस काबिल समझा के आज की इस
तकरीब में कलीजी खुतबा पेश करूं। कर्नाटक उर्दू अकादमी ने सालाना यौम उर्दू की तकरीब से आज 2 मुबारक और मसूद जलसों का अहतमाम किया है, जिसके लिए वो हमारी खास मुबारकबाद और शुक्रिया के मुस्तहक है। अजीज दोस्त सफर मोहिद्दीन को राजोत्सव अवार्ड तफ्तीश किए जाने पर उन्हें तहनीत पेश की गई। आज से कोई 35 बरस पहले जफर मोहिद्दीन ने मेरी ईमा पर स्टेज ड्रामा का आगाज अपने पहले ड्रामे में दरवाजे खोल दो से किया था। उस नखले नौ को ये तनावर दरख्त बनते देखने और कर्नाटक सरकार के आला तरीन एजाज के तफवीज किए जाने की तकलीफ को बचश्म खुद देखने की खुश नसीबी पर मैं किस कदर भी नाज करूं, किस कदर भी खुशी का इजहार करूं, कम है। जफर मोहिद्दीन को इस बावकार एजाज पर सभी में कल्ब से मुबारकबाद पेश है। मेरी और तमाम मुहिबान उर्दू की दुआ है कि जफर मोहिद्दीन की अगली मंजिल मरकजी संगीत नाटक अकादमी दिल्ली का एजाज हो और वो मुल्क के आला तरीन एजाज भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली कर्नाटक की 8 देव कामत शख्सियत की सब में जगह पाए। ये हमारी दिली दुआ है कि उनको मरकजी एजाज भी मिले और मुझे यकीन है कि आप जिस रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं यकीनन आपकी ये पजीराई भी होगी और आपके इन तमाम एजाजात से नवाजा जाएगा। दूसरी तकरीब यौम उर्दू की है जिसके लिए मुझे दावत दी गई है। मैं थोड़ा सा महसूस कर रहा हूं कि जिस खुशगवार माहौल में जफर मोहिद्दीन साहब की तहनीत की गई है और दिलों में जो खुशी के सोते उबल रहे हैं, कहीं मेरे कलाम से या मेरे खिताब से और वो खुशी जो है थोड़ा सा कहीं मुतासर ना हो, क्योंकि मैं उर्दू के बारे में बात करना चाहता हूँ और उर्दू की सूरत हाल से आप सब वाकिफ ही हैं। लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि एक अवामी जलसा नहीं है, मखसूस अहबाब मदऊ हैं और गालिबन मैं जो बातें कहना चाहता हूँ वो उनके दिलों में उतर जाए और हम थोड़ा बहुत उर्दू के बारे में गौर व फिक्र करने पर आमादा हो सके। तो आप इजाज़त दें तो मैं माजरत चाहते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जहाँ उर्दू का जिक्र आता है तो गालिब का एक शेर है, ज़बां पे बार खुदाया ये किसका नाम आया, ज़बां पे बार खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्ख ने बोसे मेरी ज़बां के लिए, कि मेरे नुत्ख ने बोसे मेरी ज़बां के लिए उर्दू का नाम आया और मेरी कुव्वत नुत्ख ने एहतराम व अदब और फर्त मोहब्बत से मेरी ज़बान के बोसे लेने शुरू कर दिए। मेरी कुव्वत नुक्त कई ज़बानों से आशना है, लेकिन वो पहचानती है कि बोसों की कदर अफजाई के मुस्तक सिर्फ उर्दू है। क्या हम उर्दू बोलने वाले भी उर्दू की इस कदर अफजाई में शरीक हैं? यौम उर्दू के मुबारक मौके पर हम उर्दू के मेमारों, उर्दू के मोहसिनों, उर्दू के मुहतरम खादमों और मुहिबान उर्दू की याद करते हैं और उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। मीर गालिब, सर सैयद, अब्दुल्ला खाली, शिबली, प्रेमचंद, अबुल कलाम आजाद, फिराक, जोश, कुरतन हैदर, फैज, ये पूरी कहकशां है जो आसमान उर्दू पर जगमगा रही है। इस कहकशां ने जो अजीमुशान विरासत हमें सौंपी है, इस कहकशां ने जो अजीमुशान विरासत हमें सौंपी है, क्या वो विरासत हमारे हाथों में महफूज है? यौम उर्दू पर खुशियां मनाने वाले उर्दू के वारिसीन को अपना एहतसाब करके इस अहम सवाल का जवाब देना है, क्या उर्दू की विरासत अहले उर्दू के हाथों में महफूज है? इसके जवाब की जुस्तजू में आपको अपने दो एक मुशाहदात में शरीक करने की इजाजत चाहता हूं। अब से कोई 60-65 साल पुरानी बात है। बेंगलोर में मेरी बहन का घर था। मैं मैसूर से बेंगलोर आता, उस वक्त खलासी पालम में सिटी बस स्टैंड वहां था, बसें निकलती थी जयनगर के लिए।
मुझे याद है कि बहुत उम्र कम थी मेरी, लेकिन अभी तक वो नक्श ज़हन में ताज़ा है। बस निकलती तो कंडक्टर जहां जहां बस को रुकना था वहां के मारूफ नाम लेने के बजाय उन्हें कन्नड़ा में अदा करता था और बहुत गूंज के साथ। मिसाल के तौर पर हम तो वाकिफ हैं कि अशोका पिल्लर क्या है, माधवन पार्क क्या है, जयनगर थर्ड ब्लॉक क्या है, वो पूरी गूंज के साथ जब स्टाफ करीब नजदीक आता तो कहता अशोक स्तंभ, फिर माधवन उद्यान हमारा, जयनगर मूर्न हंता। उस वक्त बस के जो मुसाफिर थे कन्नड़ा बोलने वाले बहुत सारे, वो भी हंसते थे, उस पर मजाक उड़ाते थे उसका कि ये क्या क्या जुनून है, इसका क्या बक रहा है। आज वो जुनून पूरी रियासत में की विरासत बन चुका है। ये होता है जबान से मोहब्बत। आपको ये भी बता दूं कि मैं जहां रहता हूं हेचल थर्ड स्टेज में, यहाँ तिपसंदरा नाम का एक कमर्शियल मरकज है और उस कमर्शियल मरकज में 3 फीट बाय 3 फीट, 3 फीट बाय 3 फीट का एक छोटा सा वॉच मरम्मत करने वाले की दुकान है, बहुत छोटी सी। अंदाजा लगाइए कितनी छोटी। उसकी जो याफ्त होती होगी दिन भर में, शायद उसके घर का खर्चा चल जाता होगा। इतना मामूली, इतना हकीर इंसान, उसने अपने मेज पर एक तख्ती लगा रखी थी, वो मैं पढ़ रहा हूं सुनिए। गालबन वो भी उसने लिखी नहीं थी, लिखवाई थी किसी से। इफ यू आर इन कर्नाटका फॉर द लास्ट 3 months, if you are in Karnataka for the last 3 months, please try to speak to me in Kannada. Please try to speak to me in Kannada. Don't worry about the mistakes. I am here to help you. ये जबान से मोहब्बत होती है। फिर एक मर्तबा मुझे याद है कि 4-5 साल हो गए होंगे, यशवंतपुर के स्टेशन पर मैं किसी को रुखसत करने गया हुआ था। वहां नौजवानों का एक ग्रुप था, 17-18 साल, 19-20, बस इसी के दरमियान कोई 25-30 नौजवान। तो जाहिर है कि उस उम्र में तो हम चुहेलें करते हैं, अपने माशूकों के साथ वक्त गुजारते हैं, कैफे में रहते हैं, सारा काम होता है। ये ग्रुप था, कुछ बातें कर रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा कि कन्नड़ा को क्लासिकल जबान का दर्जा देने में मरकजी हुकूमत हिचकिचा रही है, हम वो एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट में हम एहतजाज करेंगे। आप उनकी उम्रों का अंदाजा लगाइए। उनको क्या पड़ी थी कि अपनी जबान के बारे में, जो अभी सने बलूग को पहुंचे हुए लोग हैं और इनको अपनी जबान से इतनी मोहब्बत है कि कर्नाटका को क्लासिकल जबान का रुतबा दिलाने के लिए ये सफर करके दिल्ली जा रहे हैं और वो कामयाब हुए। उस वक्त तक सिर्फ 2 क्लासिकल जबानें थी, एक संस्कृत थी और तमिल। कन्नड़ा को उन्होंने क्लासिकल जबान का दर्जा दिलाया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 2-3 साल पुरानी बात है, बेंगलोर में जितने कमर्शियल मराकिज थे, दुकानें थी, सब के सब सिर्फ अंग्रेजी में साइन बोर्ड में लिखी जाती थी, कन्नड़ा का नामो निशान नहीं था। फिर कन्नड़ा रक्षणा वेदिके के सरबराह ने तहरीक शुरू की कि जब तक आपको 30 दिन का वक्त दिया जाता है, जब तक तमाम साइन बोर्ड कन्नड़ा में नहीं लिखे जाएंगे, हम आपकी दुकान पर हल्ला बोलेंगे। आज आप देखिए बेंगलोर में कोई दुकान कन्नड़ा साइन बोर्ड के बगैर खाली नहीं है। जबान से मोहब्बत ये होती है। इसके मुकाबले में मैं एक वाकया से बयान करना चाहता हूं। बेंगलोर का एक बहुत मशहूर कॉलेज है, हमारा कॉलेज, और एक मरतबा मैं किसी तकरीब में मौजूद था, तो मैंने उनके प्रिंसिपल से कहा कि साहब आप ऐसा कीजिए ना कि जो क्लासरूम्स हैं उन पर उर्दू में भी तख्तियां लगवाइएगा। आप मेरे शोबे में जाकर देखिए, बेंगलोर यूनिवर्सिटी के, वहां सिर्फ 2 जबानों में क्लासरूम और असातिज़ा वगैरह के कमरों पर भी तख्तियां लगी हैं।
सिर्फ उर्दू में आपको तख्तियां नजर आएंगी, और वो भी कन्नड़ा और उर्दू, कन्नड़ा और इंग्लिश एक तरफ, दूसरी तरफ पूरी उर्दू। आज भी उन्होंने क्या जवाब दिया पता है आपको? उन्होंने मुझे कहा कि सईद साहब, इससे कॉलेज की साख गिर जाएगी। उर्दू में नाम की तख्ती लगी है तो कॉलेज की साख गिर जाएगी। ये कौन कह रहा है? उर्दू धाम प्रिंसिपल, उर्दू पढ़ा हुआ, उर्दू बोलता हुआ प्रिंसिपल। मैं आपके जमीर को जरा सा झंझोड़ रहा। उर्दू की बेहुरमती हम ही करते हैं, और फिर हमें मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। जो भी शख्स मुझसे मिलता था पूछता था क्या हाल है, तो आ रही हैं उर्दू स्टूडेंट, आ रही हैं, बंद हो जाता है डिपार्टमेंट। पढ़ते नहीं खोल, इसकी जड़ है। पढ़ते नहीं खोल भी। उसने कभी अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाई, उसे उर्दू से कोई मोहब्बत नहीं है, मगर मगरमच्छ के आंसू जरूर बहाता कि उर्दू का हल बहुत बुरा है। ये कैसा दुखलापन है, ये कैसी बेजमीरी है। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं, इस वक्त चूंकि वक्त कम है, मैं सिर्फ आपसे दो गुजारिशात करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात ये भी आपसे कहूंगा कि आजादी से पहले पंजाब में उर्दू लाजमी थी, जिस तरह कन्नड़ा लाजमी है कर्नाटक में। हिंदू, सिख, ईसाई जो भी होता उसको उर्दू पढ़ना होता था। ला महला सारा कारोबार जो है उर्दू में लिखा जाता था, और उर्दू 700 साल से उर्दू रस्म खत में लिखी जा रही है। आज हमें उर्दू का रस्म खत जो है बहुत पेचीदा मालूम होने लगा है। 700 साल के बाद 700 साल तक हमारा सरमाया उर्दू रस्म खत में लिखा जाता रहा, और आज उर्दू लिखना हमारे लिए तकल्लुफ का बाइस है, बेहद तकल्लुफ का बाइस। मैं आपको बताऊं कि जो जबान हम उर्दू बोलते हैं, जो जबान सिर्फ बोली की हद तक रहती है वो बोली बन जाती है, फिर भी जबान नहीं बनती। इसमें कोई सरमाया नहीं होता कि जिसकी तरफ हम रुजू कर सकें। हमारी जहनी जिंदगी जो है पस्त हो जाती है, हमारी पूरी कौम उसका शिकार हो जाती है। आज आप देखिएगा कि उर्दू के लिए हमने रोमन रस्म खत को मुकद्दर कर दिया है। उर्दू लिखना हमारे लिए बहुत तकलीफ का हो गया है। वो रस्म खत जिसकी विरासत 700 साल की विरासत है, आज वो रस्म खत हमारे लिए मुश्किल हो गया है। बहुत आसान, इसमें उर्दू असातिज़ा भी शामिल है, तलबा भी शामिल है, पूरा तबका, पूरी कम्युनिटी शामिल है इसमें, कोई अकेले हम। मैं आपसे अर्ज करूं कि रस्म खत क्या होता है? किसी जबान की जिल्द होती है। ये जिल्द लिबास नहीं, लिबास उतारा जा सकता है, पहना जा सकता है, सब। रस्म खत किसी जबान की जिल्द होती है, और हम उस जिल्द को खिरच कर वहां दूसरी जिल्द लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बचपन में मां से दो चीजें सीखते हैं, एक वो हमें दूध पिलाती है और दूसरी अपनी जबान सिखाती है। तो उस एतबार से उर्दू का मर्तबा माँ का मर्तबा हुआ। आप उस माँ की जिल्द छील कर वहां नई जिल्द लगाना चाहते हैं। अंदाजा कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी सहल पसंदी हमें उकसाती है कि रोमन रस्म खत में लिखो। इस सहल पसंदी का नतीजा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। वो एक किताब थी जो मैं लाया नहीं, पूरी किताब है, 200 सफ़ा की किताब है। बुखारी शरीफ का उर्दू तर्जुमा है। पहले सफ़े से आखिरी सफ़े तक दे जाइए, तमाम अहादीस उर्दू में है, पूरा रस्म खत रोमन है। अगर आइंदा इस तरह हमारा जो कुछ भी हम लिख रहे हैं सब रोमन में हो जाएगा, तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा भी आएगा जब उर्दू का कायदा ABCD से शुरू होगा।
अलिफ बेटे से नहीं शुरू होगा। यकीनन जब आप रोमन के लिए, रोमन से आप इतना आशना हो चुके हैं कि आपके हुरूफ जो है गुम हो गए हैं, तो उर्दू अदब जो है तमाम रस्म, अच्छा इससे तो होगा ये कि ये भी सीडी लिखकर आप उर्दू का कायदा पढ़ाएंगे, क्योंकि रोमन ही में लिख रहे हैं। लेकिन उस 700 साल के सरमाए का क्या होगा? क्या उस सारे सरमाए को आप अंग्रेजी रस्म खत में मुंतकिल कर सकेंगे? देखिए, बज़ाहिर ये बहुत मामूली चीज आज लगती है। मैं आपको बताऊं कि हमारे बचपन में जब किसी से कहा जाता था कि रुश्वत लेता है, तो वो भी सर झुका के निकल जाता था और माशरे में उसका मकाता किया जाता था, लोग उससे बात करने से डरते थे। आज रुश्वत तर्ज हयात हो गया है। सो तर्ज हयात होने की वजह से हम उसे बुरा नहीं मानते। उर्दू का रस्म खत रोमन हो जाए तो हम बुरा नहीं मानेंगे, नहीं बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो मीरास हम गंवा रहे हैं, जिस मीरास की हम बेहुरमती कर रहे हैं, उस मीरास का क्या होगा और हमारी पहचान क्या रह जाएगी? उर्दू की पहचान उसके रस्म खत से है। वो पहचान को हम गंवा देंगे तो क्या होगा? आज ये बहुत मामूली बात मालूम होती है कि आप व्हाट्सएप के तमाम मैसेज, जितने भी पैगामात हैं, वो अंग्रेजी रस्म खत में लिखें। आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी आदत होती जाएगी तो उर्दू रस्म खत पस मंजर में जाता जाएगा, फिर अंग्रेजी रस्म खत ही बाकी रह जाएगा। तो आप अंदाजा लगा नहीं सकते। अभी जो मैंने बात यूं ही मजाक में कही है कि उर्दू का कायदा जो है वो अलिफ बेटे के बजाय ये ABCD से शुरू होगा। क्या हम इस नुकसान के लिए तैयार है? चलिए, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। एक और चीज भी थी जो इफ्तिखार अहमद शरीफ जानते हैं कि उर्दू का रिश्ता रोजगार से जोड़ा गया। पता नहीं तकरीबन 1 सदी से आवाज सुनाई दे रही है कि उर्दू पढ़ के करना क्या है, रोजगार नहीं मिलता उर्दू पढ़ने से, उर्दू पढ़ने से रोजगार नहीं मिलता। तो अब तक जितने भी उर्दू बोलने वाले बरसरे रोजगार हैं, क्या वो उर्दू नहीं जानते? आप मुझे ये बताइए कि उर्दू पढ़ने से रोजगार नहीं मिलता का मतलब क्या है? आपने इंजीनियरिंग की, आप डॉक्टर बने, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोई एक्सपर्ट बन गए, आप ये सब हो गया, तो इंटरव्यू में क्या आपसे ये पूछा जाता है कि तुमको उर्दू आती है? अगर आप कहें कि उर्दू आती है तो नहीं, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा, तुम्हें रोजगार। ठीक है, यानी उर्दू पढ़ने से रोजगार नहीं मिलता। लोग इतना नहीं जानते कि रोजगार मिलता है उन मौजूआत की तरफ जिसके पढ़ने से आपको रोजगार मिलता है। उर्दू का रोजगार से कोई ताल्लुक नहीं है। उर्दू एक तहजीबी जबान है। हम अपनी तहजीब के लिए, अपनी बका के लिए, अपने अकदार के लिए, अपने अखलाक के लिए सीखते हैं। आप उसका रिश्ता रोजगार से कहां से मिला रहे हैं? अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, तो क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लिखने की वजह से, अपनी महारत से, आपकी मेहनत से आपने जो रैंक हासिल किया उससे रोजगार मिलता है? कि उर्दू पढ़ने से रोजगार नहीं मिलता। रोजगार उर्दू का कोई ताल्लुक नहीं है। यह बहकावा है, हमें बहुत जमाने से बहकाया जाता रहा है और हमने उस पर यकीन कर लिया। यकीन करके आप कहते हैं नहीं उर्दू नहीं पढ़ना, रोजगार नहीं मिलता है। क्या बात है? तो ये तमाम मिथ्स इस तरह के हैं कि हमें, देखिए मैं आपसे एक बात अर्ज किए देता हूं, ये जो मेरी बातें आप सुन रहे हैं बहुत मुतासर लगते हैं आप, बहुत मतलब है कि आपके जमीर को मैंने झिझोड़ा है, ये सब अपनी जगह। लेकिन जब आप इस हाल से बाहर जाएंगे तो इस कान से सुनी हुई बातें इस कान से निकाल। यही होता है। क्या आपने कभी संजीदगी से सोचा है कि ये सारे मसाइल जो सईद साहब बयान कर रहे हैं उसको हल करने में हम क्या कर सकते हैं? कौन सा कदम हम उठा सकते हैं? किस तरह हम इसको बचा सकते हैं? कभी ख्याल नहीं आता। हंस खेल कर, आज सईद साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, क्या की? कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि आज से हम इस मंजरनामे को बदले
किसी हद तक। मैं ये नहीं कहता कि इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब बहुत पुरानी बात है, आजकल इनकलाब आता नहीं है, उसको हमने कैद कर दिया है, भूल जाइए उसको। और दूसरी बात यह है कि जफर तो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ड्रामा उनका जुनून था, जुनून है। उर्दू नहीं पढ़ी लेकिन उर्दू में ड्रामा करने का जुनून आज इस मंजिल पर पहुंचे। हम लोग उर्दू के बारे में जुनून इख्तियार नहीं करते, हम होशमंद हो गए हैं, बहुत होशमंद हो गए हैं। हमें मालूम है कि उर्दू की हैसियत क्या है, क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें इस होशमंदी को रुखसत करने की जरूरत है, हमें फिर जुनून के रास्ते पर चलने की जरूरत है। मैं बहुत एक छोटी सी ये तजवीज सामने रख के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। वो ये है कि उमूमन जब जश्न मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, तो तोहफों का तबादला होता है ना। हम किसी के पास जाते हैं, तोहफे देते हैं, किसी के पास आते हैं, वो तोहफा लेकर आते हैं, यानी खैर सिगाली का माहौल पैदा होता है और हम उन तोहफों से बहुत खुश होते हैं। आज इस महफिल में भी हम तोहफों का तबादला करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम तोहफों का तबादला करेंगे। मैं आपको कुछ तोहफे दूंगा और आप मुझे एक तोहफा दीजिए बस, लेकिन पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी दिल लगाकर, रस्म की अदायगी के लिए नहीं, तकल्लुफ के लिए नहीं, नुमाइश के लिए नहीं। मैं एक तोहफा आपको दे रहा हूं, आप मुझे इस वक्त देखिएगा। मैं पहले आपका तोहफा क्या है वो मैं आपको बता दूं। वो तोहफा यह है कि जब आप इस महफिल से बाहर निकले तो आइंदा उर्दू को उर्दू में लिखे, अंग्रेजी में ना लिखे। ये तोहफा दे सकते हैं आप सब मुझे? दे सकते हैं या यूं ही मेरा दिल रखने के लिए, मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं कि उर्दू का को उर्दू में लिखे। वो व्हाट्सएप के पैगामात हो, कोई मौका हो, जब आपको उर्दू लिखने का मौका है तो आप उर्दू में लिखें। बस इतना सा तोहफा, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा एजाज होगा। और जो तोहफा मैं आपको देना चाहता हूं उसके लिए यह भी आपको अर्ज कर दूं कि जो जबान बोली की हद तक रहती है वो गैर महज़िब जबान है, तहजीब में उसको छुआ नहीं और वो अपनी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। जंगलियों की जबान बोल लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं बहुत, लेकिन उनकी इतनी लंबी तारीख का कोई सरमाया उनके पास नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई उनकी जबान को लिखता नहीं है। तो अब से 500 साल 1000 साल पहले जो उनकी कैफियत थी आज भी वही कैफियत है। तो उर्दू जो है, उर्दू जबान को अगर हम बोली की हद तक ही रख लेंगे तो इस जवाल की तरफ जाएगी और एक दिन फना हो जाएगी। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। दक्कनी जबान जब हम घरों में, बाजार में दोस्त अहबाब के साथ बोल लेते हैं, ये जबान आदिल शाही दौर में, जैसा जफर ने इशारा किया था, लिंगुआ फ्रांका थी, यानी सबकी जबान थी। और इस जबान में हजारों किताबें लिखी गई हैं। आप कभी सालारजंग म्यूजियम जाइए, इदारे अदबियात उर्दू, कुतुबखाने आसिफिया हैदराबाद जाइए, हजारों किताबें लिखी हुई मौजूद है। सब्र, कुतुब मुश्तरी, ये तो आप जानते ही हैं, ये सब दक्कनी में लिखी गई थी। आज दक्कनी कोई लिखता है? बोलता है कोई बोलता है, लिखता नहीं, पढ़ता नहीं है, तहरीर नहीं करता। मामूली एक जुमला, मैं कल आ जाऊंगा, मैं कल आता हूं, या मैं कल आता हूं, कोई लिखता है? नहीं लिखता। मैं कल आऊंगा, उर्दू में लिखता है। तो जो जबान बोली की हद तक गिर जाती है उसका सरमाया खत्म हो जाता है। आज अगर आपने इस बोली को तहरीर में ना देखा तो फिर ये जबान भी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो अच्छा, अब ये बाकी कैसे रहेगी? बाकी इस तरह रहेगी कि आप तहरीर लिखेंगे उर्दू की,
और तहरीर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे आप, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, उस जबान का एक नक्शा आपके जहन में नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये तोहफा मैंने आपका ले लिया कि आप आइंदा जो भी आप लिखेंगे रोमन रस्म खत में नहीं लिखेंगे, उर्दू रस्म खत में लिखेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार। और दूसरा मेरी तरफ से आपको तोहफा यह है कि उर्दू का मशहूर रिसाला कौमी कौंसिल का उर्दू दुनिया निकलता है। इस वक्त मैंने इरफान, लखनऊ से नहीं, मुझे इस महफिल में मौजूद जितने लोग हैं, मैंने आपसे शुरू ही में कह दिया था, आपने ख्याल नहीं किया, इन सब के मुझे नाम पते और हो गया। शाबाश, बहुत खूब। हाँ, वो होना चाहिए। फोन नंबर और नाम है उसमें, पते नहीं है। नहीं यार, मुझे पते चाहिए। मिल जाएंगे, मैंने आपसे कहा था पते चाहिए मुझे। मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, आप तो जानते हैं ना, जो मेहमान इस वक्त यहाँ मौजूद है। शुरू कर दिया। तो खैर, मेरे लबो लहजे को माफ कीजिएगा, माफी चाहता हूँ मैं। ये भी मोहब्बत का एक इजहार है और अपना हिस्सा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त इस महफिल में जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं उनके लिए उर्दू दुनिया जारी कर रहा हूँ सब, ताकि एक उर्दू का रिसाला आपके घर पहुंचे। और अगर आपने उर्दू की सूरत न देखी तो कम से कम देखकर उसको पढ़ना शुरू करें। जबान की बका उसके पढ़ने से होती है, उसके लिखने से होती है। हमने उर्दू पढ़ना ही छोड़ दिया है। इससे होता क्या है, हमारा जखीरे अल्फाज इतना महदूद हो गया है कि खाना पीना उठना बैठना खैरियत अस्सलाम वालेकुम, बस 50-60 अल्फाज में हमारी पूरी जबान सिमट गई है। इस जबान को वसी करने के लिए, उसकी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए मुताला बहुत जरूरी है। मुताले से ही हमारी कुदरत इजहार में इजाफा होता है, जबान में इजाफा होता है, इसमें दिलचस्पी हमारी बढ़ती है। तो मैं यह कर रहा हूं कि कम से कम आप जब रिसाला हो, मैं भी से उसका सब्सक्रिप्शन जो है वो मैं आज ही कोशिश करके भेज दूंगा, और हो सकता है कि अगले महीने या उससे अगले महीने से आपको रिसाला जारी हो जाए। जब ये रिसाला जारी हो जाए तो ये करम हम पर कीजिएगा कि फोन करके बता दीजिएगा कि सर रिसाला पहुंच रहा है। ठीक, जरूर जरूर जी। अच्छा, जिनका आ रहा है कोई बात नहीं, आप किसी और को दीजिए। अगर आ रहा है कोई, आप ना रखिए, किसी और को दीजिए। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि मैंने बहुत समा खराशी की है आपकी। मैं नहीं चाहता था कि आपका दिल दुखाऊं, लेकिन बात चीजें जो है जब तक आप दिल नहीं दुखाएंगे समझ में नहीं आती। मुझे उम्मीद है कि एक नया माहौल आप उर्दू के लिए पैदा करेंगे कि हमारी माँ के बराबर है, उसकी बेहुरमती ना कीजिए, उसको इज्जत दीजिएगा और उसकी इज्जत से हमको इज्जत मिलेगी। ये मत सोचिए कि उर्दू रोजगार से मुताल्लिक है, पढ़ के क्या होगा, ये सारी बातें छोड़ दीजिएगा। मोहब्बत में शिकायत नहीं होती, महबूब से हम कभी शिकायत नहीं करते, महबूब के जुल्म को भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये हमारी महबूब है, इस महबूब से मोहब्बत कीजिएगा। वो दिलों में है, उसको बाहर निकालिएगा, इजहार बताइए कि हम मोहब्बत करते, अपने अमल से बताइए। एक बार फिर माजरत के साथ कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मुझे माफ करें। खुदा। और आज जो सूरत हाल है उर्दू के ताल्लुक से आपने बहुत ही मौसर अंदाज में अपने नाकली का खुतबा पेश किया। ये चूँकि हम लोगों ने तजवीज़ किया कि जश्न यौम उर्दू भी है, तो इसलिए हमने ये तकारीर का भी सिलसिला रखा और हमारे सही साहब ने बखुशी हमारी दरख्वास्त कबूल की। और साथ ही मेहमान एजाज़ी हमारे जनाब रियाज रहीम साहब से भी हमने गुजारिश की कि आप आएँ और उर्दू के ताल्लुक से एक अपना फतवा पेश करें। तो हमने, आपने मौजू पूछा तो हमने मौजू दिया कि उर्दू ज़बान मेरी नज़र में। इस मौजू पर आप अपना खिताब करेंगे। मैं आपका हल्का सा तारुफ पेश करूँ कि आपका नाम जो है चांद पाशा से रियाज है और खलमी नाम रियाज रहीम, और आपने इब्तदाई तालीम धारवाड़ में हासिल की। आपने उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में MA किया है और BEd है, और आप सबसे
दरस तदरीस से आप वाबस्ता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने शायरी बहुत इब्तदाई स्कूल के ज़माने ही से आपने शुरू कर दी थी। शायरी का बड़ा शौक़ है आपको। बिलखुसूस शायरी के असलाफ में आपको गज़ल, दोहा और गीत बहुत पसंद है। ये असलाफ इसलिए आपको पसंद है कि ये उनकी तबीयत को मुताबिकत रखते हैं, यही सबब है। और फिर ये ख़ास बात है कि आपको गज़ल से जुनून की हद तक मोहब्बत है। बहरहाल और इसके साथ साथ आप के मिजाज में कुछ तलखियाँ भी हैं। आप जैसे मफाद परस्त हमारे जो सियासतदान हजरात हैं उनके खिलाफ एहतजाज, आवाज़ बुलंद करना, एहतजाज करना, तो आपके कलाम में ये बातें भी पाई जाती हैं, गुस्सा और एहतजाज, ये लहजा भी आपकी शायरी में पाया जाता है। बहरहाल आपने बहुत सारे बैरून ममालिक का सफ़र भी किया है, जैसे आपने दुबई, सऊदी अरब, कनाडा और अमेरिका का सफ़र किया और यहाँ जो आपने मुनक़िदा मुशायरों में शिरकत भी की है। दरअसल आप एक तो बैनुल अक़वामी शहरत के हामिल शायर व अदीब हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जहाँ आपके उर्दू शोरा और उर्दा से ताल्लुक़ात रहे हैं, वहीं हिंदी शोरा से भी आपके गहरे मरासिम हैं। बिलख़ुसूस हमारे हिंदी के शायर जो शोहर आफाक हैसियत रखते हैं, नीरज साहब, आप उनके बहुत करीब रहे हैं। उनका एक शेरी मजमुआ भी आपने तरतीब दिया है। दरअसल आपके तसानीफ में जब तक मंजर बदल ना जाए, और फिर पूछना है तुमसे इतना, और ये जो मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ये में इनकी हमारे जो नीरज साहब का शेरी मजमुआ है, मैं कहना अखियन की देखी, मैं कहना अखियन की देखी, मैं कहता अखियन की देखी, और ख्वाब ही बस देखते रह जाए, ये आपकी तसानीफ हैं। बहरहाल आप हमारे लिए आज यहाँ तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब, मोमिन सईद साहब और जफर मोहिउद्दीन साहब, और ख़ासकर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्हें एजाज़ मिला। लेकिन मैं जिस तरह से वो तकरीर कर रहे थे, जिस तरह से उर्दू बोल रहे थे, उससे देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ, और स्टेज से जुड़े हुए हैं, अदब से जुड़े हुए हैं, तो ये एजाज़ इनका नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने उन्हें अवार्ड दिया है उनका एजाज़ है। और किसी भी फनकार के लिए अवार्ड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है, लेकिन जो वाकई जीनियस हैं, जो मोतबर, अवार्ड तो, एजाज़ तो उन लोगों का है। फनकार के लिए अवार्ड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है, लेकिन अगर किसी जीनियस फनकार को अवार्ड मिलता है तो फिर वो अवार्ड जो है और उसकी अहमियत बढ़ जाती है। और ये मुझे बड़ी खुशी है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जफर मोहिउद्दीन साहब को। और दूसरी एक चीज़ ये है कि ये बहुत सारे दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, अनीस सिद्दीकी साहब बैठे हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं, लेकिन उनसे बहुत कम मुलाकात होती है। गुलबर्गा में भी नहीं होती। गुलबर्गा जब मैं जाता हूँ तो आप कहीं और होते हैं। शाही साहब हैं, आजम शाही साहब हैं, शाइस्ता यूसुफ साहब आए हैं, और सब लोग। देखिए एक चीज के मेरा जैसे कि बताया हमारे जामी साहब ने कि बुनियादी ताल्लुक जो है वो धारवाड़ से है। धारवाड़ में मैं पैदा हुआ और हुबली से मैंने 10वीं तक तालीम हासिल की, और आला तालीम जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी से। मेरे एक दोस्त अक्सर कहा करते हैं कि, और मेरी वाइफ जो है वो हैदराबाद की है, इसलिए मेरा तकन से दोहरा ताल्लुक है इस ढंग से। तो कहा करते हैं कि रियाज साहब के ससुराल हैदराबाद है और वतन हुबली धारवाड़ कर्नाटक है, और कर्म भूमि इनकी बंबई है। इस तरह से मेरा ताल्लुक रहा है। और एक चीज सीखिएगा, मैं उर्दू के ताल्लुक से सही साहब ने बहुत अच्छी बातें की, वाकई में कुछ तल्ख बातें भी थी, लेकिन इसमें हम लोगों की गलतियों को सामने रखते हुए कहा है। हमें उर्दू के ताल्लुक से, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा इसलिए कि वक्त मेरे ख्याल से ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो बहुत कुछ बातें अमली तौर पर करने की जरूरत है। बातें तो बातचीत तो होती रहती, दुनिया में बोलने वालों की बहुत तादाद है, अमल करने वालों की तादाद बहुत कम है। कोशिश यही होनी चाहिए। और मैं अपने बारे में एक बार बताऊं, मैं उर्दू से तो मेरा ताल्लुक है ही, साथ ही साथ मैं अब तक जो है बंबई में रहते हुए भी
दक्कनी बोलता हूं, मेरे घर के तमाम लोग दक्कनी उर्दू बोलते हैं। सही साहब, क्योंकि इससे भी हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है, दक्कनी जबान से। और दक्कनी जबान इतनी मीठी जबान है कि अगर कोई आदमी झूठ भी बोलता है तो ऐसा लगता है कि सच बोल रहा है। वाकई में, क्योंकि इसमें भोलपन जो है, भोलापन जो है, इसमें जो मिठास है, वो मिठास, मैं पूरे दक्कन की बात कर रहा हूं, आप तेलंगाना लीजिए, वहां से सब कुछ, तो उसमें मैं ये देखता हूं कि बहुत मीठी जुबान है जी, अजियत है। और मैंने सुना, और जो उर्दू एक लश्करी जबान जिस तरह से रही है, इसका अपना एक अंदाज है, उर्दू की खूबसूरती से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज है, लेकिन दक्कनी उर्दू की जो मिठास है, वो मिठास तो मैं समझता हूं कि किसी जबान में नहीं है। और ये तो है ही बात दक्कन के ताल्लुक से। तो मैं, और दूसरी बात, मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है, मैं हिंदुस्तान हुए या बैरूनी ममालिक में भी कभी मुशायरा मुफ्ती साहब पढ़ता हूँ, मुझे उतनी खुशी नहीं होती जो जुनूबी हिंदुस्तान के किसी मुशायरे में पढ़ता हूँ। जुनूबी हिंदुस्तान में जहां कहीं मुशायरा पढ़ता हूँ, वहां मुझे बड़ी खुशी होती है। ये है कि चंद बातें मैं सोच रहा था कि मैंने दिखा था, मैं वही मुख्तसरन है, ज्यादा नहीं है। मेरी कोशिश ये रहती है कि, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जब ये मुझसे कहा गया है, मौजू दिया गया था, तो क्यों ना मैं मजमून लिखूं, और ये उसी मजमून का खाका है मुख्तसरन, वो ज्यादा 4-5 मिनट का होगा, वक्त तो है ना, चलेगा, मैं पढ़ देता हूँ, बाद में उसको मजमून के तौर पर। तो मुझे इस बात पर फख्र महसूस होता है कि मैं उर्दू मीडियम का तालिब इल्म रहा हूं। मैं 10वीं तक एंग्लो उर्दू हाई स्कूल हुबली से तालीम हासिल करता रहा। वालिद साहब कारोबार के सिलसिले में मुंबई चले आए, हम भाई बहनों और अम्मी को उनके साथ मुंबई आना पड़ा। मेरी आला तालीम मुंबई ही में हुई। मुझे शायरी का शौक बचपन से था, और जब मैं एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में जेर तालीम था, उसी जमाने में शेर कहना शुरू कर चुका था। मैं समझता हूं कि मैं एक फितरी शायर हूं। इसे आप हजरात मुबालिगा ना समझे, इसे मुबालिगा ना समझे, क्योंकि मैं झूठ बहुत कम बोलता हूं, कभी मजबूरन बोलना भी पड़े। मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। बचपन ही से मुझे शायरी अच्छी लगती थी, और निसाबी किताबों में जो कहानियां होती थी वो भी मुझे बहुत पसंद थी। दूसरी एक वजह ये भी थी कि मेरे वालिद साहब मेरे अदबी ज़ौक़ और शौक़ को महसूस करते हुए मुझे बच्चों की शायरी और कहानियों की किताबें लाकर देते थे, और कहते थे कि इन नज़्मों और कहानियों को बुलंद आवाज में पढ़ो। वो मेरे पास बैठे रहते थे और गौर से सुनते थे। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, इसलिए माँ बाप का भी बहुत बड़ा असर होता है कि माँ बाप जब तक न चाहें और बच्चों को के लिए कोशिश न करें, बच्चा उर्दू सीख भी नहीं सकता। ये बहुत जरूरी है, हम सबको ये काम करना चाहिए। अगर मैं तलफ़्फ़ुज़ की कोई गलती करता था तो वो मेरी इस्लाह भी कर दिया करते थे। मौजूद सामीन, मुझे उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब, काजी साहब और मुनीर अहमद जामी साहब ने उन्वान दिया था कि आप उर्दू मेरी नजर में इस उन्वान पर इजहार ख्याल करें। मैं जो कुछ कह रहा हूं इसी उन्वान को पेश नजर रखते हुए कह रहा हूं। जब मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म था, उसी जमाने में मैं शेर कहना शुरू कर चुका था, और उस जमाने में मैं जैसी भी शायरी करता था, मेरे स्कूल के साथी उसे बहुत पसंद करते थे, खूब दाद देते थे। पता नहीं उस जमाने में मैं शेर कह रहा था या तुकबंदी कर रहा था, एतराफ भी करना चाहिए अपनी बातों का। और तुकबंदी पर मुझे एक बात याद आई। मेरे ताया बहुत दिलचस्प और जिंदा दिल आदमी थे। खानदान में कोई तकरीब होती थी, मेरे ताया निजी महफिलों में लतीफे सुनाते थे और शायरी के नाम पर ऊट पटांग तुकबंदी भी किया करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर,
आ गया तेरा अब्बा, साथ में लाया डब्बा। इसी तरह की बातें बातचीत में, और उससे औरतें जो है भी, बच्चे बहुत मजा लेते हैं। साथ ही साथ मजाक का माहौल बन जाता था, खासकर बच्चे और औरतें हंस हंस कर पागल हो जाते थे। मुझे भी उनकी तुकबंदी बहुत अच्छी लगती थी। इन सब बातों को बताने का बुनियादी मकसद यह है कि बचपन के वाकयात का इंसानी जहन के इर्तिका में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है, और तो वहीं से सीखना शुरू करते हैं आप। उन बातों से आपको अंदाजा हुआ होगा कि मुझे उर्दू जबान से और उर्दू अदब से कितनी मोहब्बत है, और उर्दू जबान मेरी नजर में कितनी अहमियत रखती है। दुनिया में 4000 से ज्यादा जबानें बोली और लिखी जाती हैं। इन चंद ही बड़ी जबानों में उर्दू का शुमार होता है। ये हम सब उर्दू वालों के लिए इंतहाई फख्र की बात है। उर्दू इंतहाई मीठी, इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई की बातें हो चुकी हैं, फिर भी इंतहाई दिल पर असर करने वाली जबान है। इस बात का एतराफ सिर्फ उर्दू वाले ही नहीं, गैर उर्दू दान भी करते हैं। सिर्फ फख्र करने से कुछ नहीं होता, हमें उर्दू की बका और तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। और एक बात देखिएगा कि मुझे जैसे उर्दू के साथ साथ हिंदी से भी मेरा गहरा ताल्लुक रहा है। सारे हिंदुस्तान भर के हिंदी के शायर अदीब मेरे दोस्त थे, मैं उनके मुशायरों में और इस पे जाते रहता हूँ। तो वो आज ऐसा माहौल बनाया है सही साहब, मुझसे साहब, कि हिंदी वाले उर्दू जबान से और उर्दू अदब से, खासकर गजल से बहुत मुतासिर हैं। तो उर्दू स्कूलों को तो यह कि सिर्फ फख्र करने से कुछ नहीं होता, हमें उर्दू की बका और तरक्की के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। उर्दू स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में एक चीज, जैसे शुरुआत हमारे सही साहब ने की, एक दो माजूरत के साथ आपसे एक दो बातें ऐसी मैं कह रहा हूं कि उर्दू स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में मेयारी तालीम मुहैया करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि उर्दू जबान में तालीम हासिल करने वाले बच्चों की मुकम्मल नशोनुमा हो सके और समाज में एक रोशन ख्याल नस्ल पैदा हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज, जबानों से बड़ी चीज मैं कह रहा हूं, रोशन ख्याल बच्चे जो है रोशन ख्याल बने, सारे दुनिया के लोग रोशन ख्याल बने। जब तक के दुनिया में रोशन ख्याली नहीं पनपेगी, फैलेगी, दुनिया तरक्की नहीं कर सकती। सही है, दुनिया की तरक्की की बुनियाद इसी में है। आजकल जो माहौल चल रहा है महाराष्ट्र में, खासकर वो मराठी को लेकर अजीब अजीब बातें हो रहे हैं, आपने कन्नड़ के ताल्लुक से जिक्र किया, ये सारी चीजें, देखिए अपनी जबान से मोहब्बत करना दूसरी चीज है, और अपनी जबान से मोहब्बत करते हुए दूसरी जबानों से नफरत करना एक दूसरी चीज, समझे आप। तो एक रोशन ख्याल नस्ल पैदा हो जो पूरी जिम्मेदारी के साथ मुल्क और कौम की खिदमत कर सके। यौम उर्दू को सिर्फ एक दिन ही नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हर दिन हमारा जो है, आप जिस मकसद की बात कर रहे थे सही साहब, अगर हम उर्दू को जिंदा रखना चाहते हैं तो हर दिन को यौम उर्दू के तौर पर मनाएं। हर दिन हमारे लिए यौम उर्दू है, बल्कि 365 दिन हम उर्दू के लिए जो है यौम उर्दू के दिन है। ये तब हो सकता है जब हम सब शायर, अदीब, असातिज़ा और दानिश्वर अपने जाती इख्तलाफात को बालाए ताक कर, इस वक्त हम लोगों का बहुत बड़ा मसला है, सारे हिंदुस्तान भर के हिंदुस्तानी, पाकिस्तान को भी ले लीजिए इसमें आप, कि असातिज़ा को मैंने देखा, शोहरा को मैंने देखा, नक्कादों को मैंने देखा कि सबके सब जो हैं वो उनके इख्तलाफात नजरियाती नहीं होते, जाती होते हैं। जाती, भाई दुनिया के किसी आदमी से नफरत नहीं करना चाहिए, दुनिया के हर इंसान से प्यार करना चाहिए, और जाती इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर नजरियाती इख्तलाफात बहुत अच्छी चीज है रखकर और दूसरी बात क्या है कि इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर मजहबी और मसलकी तंग नजरी से दूर रहकर। और दूसरी हम लोगों की एक मजबूरी यह है, मुफ्ती साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो है मजहबी और मसलकी तंग नजरी से भी दूर रहना है।
तो इसका रिश्ता हर बात से जुड़ा हुआ है। जब आप दुनिया के सारे इंसानों से मोहब्बत करेंगे और जाती इख्तलाफात को छोड़ देंगे, नजरियाती इख्तलाफात से काम लेंगे, तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो मजहबी और मसलकी बका और तरक्की के लिए दिलोजान से जद्दोजहद करते रहें। बहुत कम अरसे में उर्दू जैसी अजीम जबान में बुलंद पाया शायर, अदीब और दानिश्वर पैदा हुए, जो हमारी जबान और तहजीब का अहम सरमाया है। मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन बहुत सारे नई जनरेशन के शायर, अदीब और असातिज़ा तंग नजरी का शिकार होते जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, मगर माजूद के साथ कह रहा हूं मैं ये। बहुत सारे नई नस्ल के शायरों, अदीबों और असातिज़ा का अदब का मुताला भी कोई खास नहीं है। मुताले की जहां तक बात है, वो सिर्फ अदब का मुताला नहीं करना चाहिए मुफ्ती साहब, बल्कि दूसरी जबानों के अदब में क्या लिखा गया है और समाजी मसाइल क्या हैं, इन सब पर अदीब की नजर होना जरूरी है। उसके बगैर बड़ा अदब लिखा नहीं जा सकता। तो मीर गालिब और वली दकनी के दौर पर ही, अगर वली दकनी के दौर पर ही सरसरी नजर डालें तो पता चलता है कि उस दौर के शायर और अदीब कितने कुशादा दिल थे। वो कुशादा दिली जो खुसरो से लेकर मीर गालिब और वली दकनी के दौर तक जो थी, बाद में भी तरक्की पसंद दौर आया, उसमें भी थी, लेकिन आज की नस्ल में, जनरेशन में, वो कुशादा दिली मुझे नजर नहीं आती। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं। दूसरी एक बात ये भी है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों से जब कहीं तरक्की पसंद तहरीक का नाम आता है, नई नस्ल के शायर और अदीब पूरी तरक्की पसंद तहरीक को रद्द करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब देखिए, बात यह है कि जहां तक तरक्की पसंद तहरीक का एक सरसैयद के बाद अगर कोई बड़ी तहरीक पैदा हुई है तो वो तरक्की पसंद तहरीक ही, और तरक्की पसंद तहरीक से बहुत बड़ी तहरीक रही है। इस तहरीक से हम सबको कुछ इख्तलाफात भी हो सकते हैं। मैंने कहा कि इख्तलाफात से का हक है, इख्तलाफात भी हो सकते हैं। इसके बावजूद तरक्की पसंद तहरीक एक रोशन ख्याल और इंसान दोस्त तहरीक थी। उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी सूरत में इस तहरीक को नजरअंदाज नहीं, और दुनिया की किसी तहरीक को नजरअंदाज किया भी नहीं जा सकता। नजरियात हमेशा जिंदा रहते हैं, अगर वो मस्बत नजरियात हैं तो। मनफी नजरियात खत्म हो सकते हैं, मस्बत नजरियात कभी खत्म नहीं होते। और उर्दू मोहब्बत की जबान है, एहतराम इंसानियत की जबान है, कुशादा दिली की जबान है। उर्दू हिंद आर्याई जबान है, ये तो हम सब जानते हैं। इस बुनियाद पर उर्दू का ताल्लुक हिंदुस्तान की सभी जबानों से है। उर्दू के बहुत सारे, फारसी के बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो तेलुगु में मिल जाएंगे, कन्नड़ में मिल जाएंगे। मैं बात खत्म कर रहा हूँ एक मिनट में, जहाँ के तमाम जबानों से, हिंदुस्तान की सारी जबानों से, खासकर संस्कृत और हिंदी से तो बहुत ज्यादा है। और हमें किसी जबान से नफरत नहीं करना चाहिए। रस्मुल खत को, उर्दू रस्मुल खत को बचाए रखते हुए दूसरी जबानों को भी सीखने की कोशिश करें। और दूसरी कुछ फिरका परस्त इसे उर्दू जबान को गैर हिंदुस्तानी जबान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कोशिश में नाकाम भी हो रहे हैं। हम सबके लिए खुशी की बात है कि गैर मुस्लिम, ये हम कह लें गैर उर्दूदां भी उर्दू सीख रहे हैं। मेरे दोस्तों में बहुत सारे हैं जो उर्दू सीख रहे हैं। जफर साहब उर्दू सीख रहे हैं, और उर्दू रस्मुल खत भी, और जबान में शायरी भी कर रहे हैं। मैं बहुत सारे गैर उर्दूदां हजरात को जानता हूं जो उर्दू में शायरी कर रहे हैं। कुछ तो इनमें उर्दू रस्मुल खत से भी वाकिफ है। एक तो मेरे दोस्त हैं, वो नॉवेल पढ़ते हैं, उर्दू नॉवेल 200-300 पेजेस की। और देखिएगा एक चीज, एक में के खुशवंत कमलेश्वर का नावल, खुशवंत सिंह नहीं, कमलेश्वर का नावल है, और कितने हिंदुस्तान, वो इतना तारीखी पस मंजर में वो नावल लिखा गया है। मैं कई उर्दू के शायरों अदीबों से सवाल अगर मैंने पूछ चुका हूं कि क्या ये नावल पढ़ा है आपने, क्योंकि उर्दू में भी उसका ट्रांसलेशन शामिल है, लेकिन उर्दू के अदीबों में बहुत सारे लोग ने पढ़ा नहीं, उस पर तारीख मौजूद है। और
उर्दू पढ़ने वालों की और बहुत बड़ी तादाद है गैर मुस्लिमों में। हमें उर्दू से मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उर्दू सबसे ज्यादा अगर जिंदा है तो जुनूबी हिंदुस्तान में जिंदा है। आप अगर देखें शुमाली हिंदुस्तान में, भाई मैं सलाफी मसाइल को दूर रखते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि उर्दू जो है वो जुनूबी हिंदुस्तान के साथ साथ शुमाली हिंदुस्तान की भी जबान थी, लेकिन अब शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू जो है रस्मुल खत खत्म हो रहा है। सही साहब, उर्दू रस्मुल खत वहां के लोग हिंदी में लिख रहे हैं, पूरे यूपी और हिंदी में लिख रहे हैं। और मैं मुशायरों में जाते रहता हूँ, इलाहाबाद, लखनऊ और आपके कई जगह। लखनऊ में उर्दू, जैसे ही मैं स्टेशन उतरा ट्रेन से तो स्टेशन बुक स्टॉल पर गया उर्दू अखबार खरीदने के लिए, किसी बुक स्टॉल पर उर्दू अखबार नहीं था। बाहर आने के बाद मैं ढूंढता रहा कोई उर्दू अखबार मिले, कोई उर्दू अखबार वहां नहीं मिला। मुझे बाद में दोस्तों ने बताया कि कुछ मखसूस इलाके हैं जहां उर्दू अखबार मिलता है। आप इसके मुकाबले में जुनूबी हिंदुस्तान के इलाकों में जाएं, गुलबर्गा जाएं, गन्नौर है, हैदराबाद है और कड़पा है, कर्नूल है, कहीं भी जाएं रेलवे स्टेशन पर भी उर्दू अखबार मिलता है जी। लेकिन ये हाल पूरे नॉर्थ इंडिया का है, दिल्ली, लखनऊ का है। तो ये बस बात खत्म कर रहा हूँ। ये उर्दू मोहब्बत की जबान है, खूबसूरत जबान है, इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं। तो जबान और सदियों से पूरी आन बान के साथ उर्दू जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह। उर्दू खत्म नहीं होगी। रस्मुल खत्म हम खत्म कर सकते हैं, हमारे उर्दू वाले खत्म कर सकते हैं, उर्दू जबान को नहीं खत्म कर। और उर्दू जबान को अगर जिंदा रखना है तो हम सबको उर्दू रस्मुल खत को जिंदा रखना पड़ेगा, जैसे कि सईद साहब ने भी कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तबरीकनामा जहान फिल्म और थिएटर की मुमताज शख्सियत, बाकमाल अदाकार, हिदायतकार और ड्रामा निगार मुहिद्दीन मोहतरम जफर मुहिद्दीन साहब को उनकी वसी व गिरां बहा खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत कर्नाटक की जानिब से बावखार राज्य उत्सव अवार्ड अता किए जाने पर उमख दिल से हदिया तबरीक व तहनीत पेश है। दुआ है कि आपका फनकाराना सफ़र का सिलसिला दराज हो और अल्लाह करीम आपको मजीद बिफतों से सरफराज फरमाए। आमीन। कौन मैं बड़ा खूबसूरत बनाया आपने। उनके बाद एक प्रोग्राम था, इससे मैंने फोन किया था आपको। यही हमें